आज के इस वीडियो में हम लोग लाल पान की बेगम कहानी पढ़ने जा रहे हैं। लाल पान की बेगम कहानी के लेखक जो है फणीश्वर नाथ रेणु हैं। और लाल पान की बेगम कहानी देखिए 1957 ईस्वी में कहानी पत्रिका में प्रकाशित। और यह कहानी जो है सन 1959 ईस्वी में ठुमरी नामक कहानी संग्रह में संकलित की गई थी। कहानी के देखिए जो भी तथ्य रहेंगे, प्रकाशन वर्ष, कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, कहानी किस कहानी में संकलित है, और कहानी जो है कहानी संग्रह में संकलित है। कहानी संग्रह में कुल कहानियों की संख्या कितनी, अन्य कुल कहानियां के नाम क्या क्या हैं, सभी तथ्यों को हम लोग एक दूसरे वीडियो जो है शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनटीए के लिए, एनटीए की नेट की तैयारी के लिए जो है एनटीए तरह से प्रश्न बनाता है। एनटीए के पर्सपेक्टिव हम लोग कहानी को पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रश्न जो है एनटीए ही बना रहा है। तो हम लोग की नजरिए से, एनटीए के नजरिए से ही हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे। आज के इस कहानी में परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ा जाएगा, और इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए कहानी को। कहानी पढ़ते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे कहानी पढ़नी चाहिए, मैं यहाँ पे पढ़-पढ़ कर बताऊँगा। आप लोग देखते चलिए और नोट करते चलिएगा। पेन पेपर पे आप लोग नोट करते चलिएगा। नोट करने मैं इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि नोट करने से, ऐसे ही सिर्फ़ वीडियो देखने से होता क्या है, एक एक्टिव रीडिंग कहा जाता है, एक पैसिव रीडिंग कहा जाता है। ऐसे ही अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, तो आप पैसिव रीडिंग कर रहे हैं। और अगर आप लोग कुछ नोट करते चलिएगा, तो आपका ब्रेन जो है एक्टिव रहेगा, तो उसे जो है जो है एक्टिव रीडिंग करते कहते हैं। एक्टिव रीडिंग का फ़ायदा यह होता है, आपको चीज़ें जो है लंबे समय तक याद रहती। पैसिव रीडिंग में होता क्या है, आज आपने पढ़ा, 2 दिन बाद आप भूल जाएँगे। इस तरह से भूल जाते हैं। इसलिए आप लोग एक्टिव रीडिंग पर ध्यान दीजिए, एक्टिव रीडिंग कीजिए। एक्टिव रीडिंग करने के लिए क्लास देखते समय आप लोग नोट करते, कुछ लिखते चलिए। मैं जो यहाँ पे घेरूँगा, जिसको अंडरलाइन करूँगा, वो सब आप छोटा-छोटा बिंदुओं में बस थोड़ा-थोड़ा लिखते चलिएगा। जैसे अब देखिए, कहानी को हम लोग शुरू करते हैं, कहानी को पढ़ते हैं, और आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा कि कहानी को कैसे पढ़ा जाए, यूजीसी नेट के लिए कैसे पढ़ना चाहिए कहानी को। क्योंकि आजकल जिस तरह से प्रश्न डीप से पूछे जाते हैं, वैसे में कहानी के एक-एक लाइन, एक-एक शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे में कहानी को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो देखिए और सीखिए कि कहानी को यूजीसी नेट के लिए कैसे पढ़ते हैं। तो शुरू शुरू करते हैं। लाल पान की बेगम, लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। कहानी शुरू होती है, देखिए, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? यह जो कथन है, देखिए, पहला कथन किसी भी कहानी का पहला कथन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी कथन का क्रम में देखिएगा तो पहला कथन और अंतिम क्रम का कथन आने का सबसे ज़्यादा संभावना रहता है। तो यह जो कथन है, मखनी फुआ कह रही है, यह आगे कहानी जब पढ़ेंगे, आगे अभी पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यह कथन किसका है। लेकिन यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप लोग कि मखनी फुआ का कथन है। उसके बाद देखिए, आगे देखिए, बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी, मन ही मन कुढ़ रही थी अपने आंगन में। मन ही मन कुढ़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का, देखिए यहाँ पे उम्र का ज़िक्र है। उम्र से जो है एनटीए प्रश्न बनाता है, तो यहाँ पे 7 साल जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको गोल घेरा में आप सिर्फ 7 साल लिखिएगा। 7 साल का लड़का बिरजू, 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट-पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के, देखिए एक पात्र है चंपिया, चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है, सहुआन की दुकान, एक सहुआन की दुकान का जिक्र आया है। खोवा गुड़ लाने,
तो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई। या बाती की बेला यहाँ मतलब है कि संध्या का समय हो चुका है। आए आज लौट के जरा। चंपिया के बारे में बिरजू की माँ कह रही है। चंपिया की माँ कह रही है, बागर बकरे की देह में। अब देखिए, एक बागर बकरा का जिक्र किया है। बागर बकरे की देह में पर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागर रह रह कर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागर पर बिरजू की माँ बागर पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढ कर निकाल चुकी। मन का गुस्सा बागर बकरे पर बिरजू की माँ अपना गुस्सा निकाल चुकी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ। बागर बछड़ा देखिए, मिर्च की फूली गाछ बागर के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। यहाँ पर कलेवा का अर्थ है यहाँ पर कलेवा का अर्थ है चरना, मतलब खा जाना। बागर बकरा जो है, घर के पिछवाड़े में मिर्च की फूली की गाछ थी, वह खा गया। बागर को मारने के लिए वह बागर को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी। कौन? बिरजू की माँ की पड़ोसिन मखनी फुआ। मखनी फुआ देखिए, यहाँ पे पात्र हैं मखनी फुआ, और वह कौन है तो पड़ोसिन है। पड़ोसिन, बात ध्यान रखिएगा। पड़ोसिन मखनी फुआ, पड़ोसिन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? ये नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ नाथ पीछे पगहिया न हो फुआ, न हो तब न फुआ। आगे नाथ पीछे पगहिया, बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। के बाद देखिए, गरम गुस्से में बुझी पीली बात फुआ की देह में धस गई, और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागर को कुकर माछी परेशान कर रही। आहा! आय! आय! हर हर! आय आय! इस तरह से करते हुए बिरजू की माँ ने बागर बकरे को भगा रही थी। उसके बाद देखिए आगे, अगर आगे देखिए, आगे है, गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फूआ की देह में धस। फू- यहाँ मखनी फूआ नाच देखने के बारे में बिरजू की माँ से पूछती है, तो बिरजू की माँ ने व्यंग के रूप में प्रत्युत्तर दिया। यही बात जो है मखनी फुआ के भीतर घुस गई। के बाद देखिए, बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागर को कुकर माछी परेशान कर रही है। आहा! आय आय! हर हर! आय आय! इस तरह से जो है बिरजू की माँ बागर बकरे को भगा रही है। के बाद देखिए, बिरजू ने लेटे ही लेटे, देखिए एक पात्र है कौन? बिरजू। लेटे ही लेटे बागर को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे। मतलब हुआ कि बिरजू को पीट-पीट कर सुता दे। देखिएगा, आपकी भी कहीं पिटाई ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। परीक्षा में अगर पास नहीं कीजिएगा, एनटीए आप लोग यूजी नेट की परीक्षा अगर पास नहीं करते हैं, जेआरएफ नहीं लेते हैं, तो हो सकता है कि आपकी पिटाई भी हो जाए घर में। किंतु खड़ी पनभरियों की खिलखिलाहट नीम के पास परी पनभरियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हथछुट्टा बना दिया है तुझे। बड़ा हाथ चलता है लोगों पर। ठहर। बिरजू की माँ ने बिरजू को धमकी दे दिया। धमकी तो सबको ही सुनता ही है घर में, सुनना ही पड़ता है। उसके बाद आगे देखिए,
आगे है, मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतार कर पानी भरकर लौटती पनभरियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को, जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पाट जूट का पैसा क्या हुआ है? धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। निसाफ करो, मतलब इंसाफ करो। यहाँ पे निसाफ करो से मतलब है इंसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की गली-गली में बोलती फिरती है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है, क्या कहा है देखिए बिरजू के बप्पा ने, कि बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएंगी। पहले होता था क्या, के पास बैल होता था पहले के समय और किसी के पास जो है गाड़ी होती, तो ऐसे में जिसके पास जो है बैल होती थी, उसको गाड़ी मंगनी मिल जाती थी। वही बात यहाँ कहा जा रहा है। तो मैंने अभी टोक दिया, नाच देखने वाली सब तो औन-पौन कर तैयार हो रही है, रसोई पानी कर रहे हैं, मेरे मुँह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई? मखनी फुआ ऐसा कह रही है। नीम के पास पनभरियों से पानी भरने के लिए जो जाती है, उस पहले एक जगह कुआँ होता था किसी पेड़ के पास, वही दृश्य है कि एक पेड़ है कहीं पे और उस पेड़ पे जो है, उस पेड़ के पास एक कुआँ है और कुएँ के पास पनभरियाँ जो है, बहुत सारी पनभरियाँ गई हुई हैं, बहुत सारी पनभरियाँ गई हुई हैं। इस तरह का इमेज बनाइए आप अपने मन में, तो अच्छे से समझ में आएगा। सुनती हो? क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? मखनी फुआ कह रही है। आगे देखिए, मखनी फुआ ने अपने पोपले, देखिए मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक ओर मोड़कर ऐंठती हुई बोली, काली, अरे रे रे हाँ, बिरजू की मैया के आगे नाथ और के पगहिया ना हो तब ना। इस तरह से मखनी फुआ बोलती है। उसके बाद देखिए, जंगी की पुतहू, जंगी की पुतहू बिरजू की बात से नहीं डरती। वह जरा गला खोल कर ही कहती है, "हुआ सर्वे शीतल मिट्टी सर्वे सेटलमेंट, सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भटा की भेंट चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाठ होता, जोड़ा बैल हो खरीदता, फिर आगे नाक और पीछे सैकड़ों पगहिया झूलती। ऐसा कौन कह रही है? तो ऐसा जंगी बहू कह रही है। देखिए ऐसे कथनों को अच्छे से रुचि के साथ पढ़िएगा आप लोग, तो रुचि के साथ पढ़ने पे आपको प्रसंग अच्छे से याद हो जाएगी, आपके दिमाग में बैठ जाएगी। के बाद परीक्षा में होता क्या है कि कथन से काफ़ी प्रश्न पूछा जाने लगा है। तो कथन का जब प्रश्न आएगा, तो आपका 1 से 2 बार भी अगर पढ़ा रहेगा, तो आप जो है वहाँ पे कथन को सही कर लीजिएगा, अगर प्रसंग याद रहेगी। प्रसंग याद रखने का प्रयास कीजिए, ना कि कथन को याद करने का प्रयास कीजिए। कथन को याद करने का प्रयास कीजिएगा, तो ऐसे में आपको बार-बार एक ही चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। प्रसंग जब याद रहेंगी तो एक ही चीज़ें बार-बार नहीं पढ़नी पड़े। इसीलिए मैं इतना जोर दे-दे कर पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। आगे देखिए, जंगी की पुतहू मुँहजोड़ है। जंगी की पुतहू की विशेषता है, वह कैसी है? मुँहजोड़ है। रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। 3 ही महीने हुए, 3 ही महीने हुए गौने की नई बहू होकर आई है और
सारे कुरमा टोली की सभी झगड़ालू साँसों से एकाध मोर्चा ले चुकी है। मतलब जंगी की पुतहू जो है किसी से नहीं डरती है, थोड़ा मुँहजोड़ है, वह जो है कुरमा टोली की जी सास है, सबसे एक बार उसकी भिड़ंत हो चुकी है, सबसे उसकी एक बार लड़ाई हो चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, उसका ससुर जो है जंगी जो है वह दागी चोर है, की खलासी है, उसका खसम खसम का यहाँ अर्थ है यहाँ पे खसम का अर्थ है जंगी की पुतहू जो है, पुतहू के पति को यहाँ पे खसम कहा जा रहा है। रंगी, नाम क्या है? रंगी। कुरमा टोली का नामी लठैत है। क्या है? नामी लठैत है। लठैत, अब ये जो भी गोल घेरे में है, वह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी मैं गोल घेरे में लगा रहा हूँ, वह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप आप जब शॉर्ट नोट्स बनाइए, तो बस इसी गोल घेरे में जो मैं गोल घेरे में घेरता जा रहा हूँ, बस वही शब्द लिखते चलिए। मुँहजोड़, पुतहू, रेलवे स्टेशन, कुरमाटोली, खसमरंगी, लठैत, ससुर जंगी दागी चोर, 3 महीने गौने के, इस तरह से आप लोग नोट करते चलिए। आगे बढ़ते हैं कहानी में। कहानी में आगे देखिए, आगे है बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पुतहू की गला खोल बोली, गुलेल की गोलियों की तरह दनदनाती हुई आई थी। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन मसोस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके? गोबर की ढेरी में जब ढेला फेंका जाता है तो उसका कीचड़ खुद पड़ता है, इसीलिए बिरजू की माँ ने जवाब नहीं दिया जंगी की बहू को। उसके बाद आगे देखिए, जीभ के छाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने जीभ के झाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब थिएटर बायोस्कोप का थिएटर बायोस्कोप का गीत थिएटर बायोस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पतोहू सब आने लगी हैं। पतुरिया पतोहू सब आने लगी हैं। देखिए, पतुरिया एक गाली है। यहाँ पे आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। हो सकता है कि एनटीए यहाँ से भी कथन बना दे। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी। हट जाई, अरी चंपिया, इस तरह से बिरजू की माँ अपनी बेटी चंपिया को बुलाती है। आगे देखिए कहानी को। जंगी की बहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बस्ती। देखिए, यहाँ से एक बार एनटीए ने प्रश्न बनाया था कि बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम किसने कहा? 2023 का प्रश्न है ये। 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था। देखिएगा, एक प्रश्न मिलेगा, यहीं से वह प्रश्न पूछा गया। नहीं जानती, दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है। भक भक बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। कौन सभी? पनभड़ियों जो पानी भरने के लिए गई हुई थी, सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों
कान फुआ का टूटा हुआ था और फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। अब देखिए, एक बार एनटीए ने लाल पान की बेगम किसने कहा था, यह पूछ दिया है, तो हो सकता है अगली बार यह पूछ दे एनटीए कि बिरजू की माँ को शैतान की नानी किसने कहा था? तो वह जो है मखनी फुआ ने कहा था। कौन कहा था? मखनी फुआ ने कहा था। टूटी हुई दंत पंक्तियों से कहा था। इस बात को ध्यान रखिएगा। बिरजू की माँ ने देखिए फणीश्वर नाथ रेणु ने कितना गजब का, कितना शानदार कहानी का लिखे हैं। कितना इन रोचकता के कितना रोचकता है इन कहानियों में, कितनी रोचकता है देखिए। आगे पढ़िए देखिए, रोचक ढंग से देखते चलिए। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। बिरजू की माँ को ऐसा लगा कि कोई जो है आँख पे जो है पहले जो है बड़ा-बड़ा टॉर्च लाइट आता होता था, उसका लाइट जैसे उसका लाइट जो है ना एकदम फ़ोकस की तरह चलता था। इस तरह का टॉर्च रहता था, उसका लाइट जो है ना एकदम बस फैलता नहीं था, एकदम फ़ोकस के रूप में इंसान पर पड़ता था। वैसे लाइट जो है लगा ऐसे बिरजू की माँ को कि कोई जो है आँख पे वही लाइट मारा। बिरजू की माँ को का जो है आँख चौंधिया गया। आगे देखिए, भक भक बिजली बत्ती 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलनडाही औरतों देख लीजिए, औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के चंपिया की माँ के देखिए, बिर ये जो भक-भक बिजली की बात है, भक-भक बिजली की बात जो है, जब सर्वे इस कहानी में जो है गाँव में एक बार सर्वे हुआ था। सर्वे में के बाद जो है बिरजू की माँ के पास, बिरजू के बप्पा के पास जो है ज़मीन आया था। तो उसी के लिए सब जो को जब जलन होने लगी तो सब जलन डाहियों इसीलिए लिखा गया है यहाँ पे जलन डाही औरतों ने एक बात फैलाई बिजली की बत्ती भक-भक की तरह। आगे देखिए, आंगन में रात भर बिजली बत्ती आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनाली धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुर्ता हो जाएंगी। ये देखिए, मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ को उंगलियों अब जो है चंपिया जो है जो छोवा गुड़ लाने गई हुई थी सहुआन की दुकान पे वह लौट चुकी है। उसके बाद हो रहा मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है करके रोने लगी। सहुआन जल्दी से सौदा नहीं देती है फिर रोने लगी। क्या वर्णन किए हैं फणीश्वर नाथ रेणु ने, यह देख रहे हैं आप लोग। सहुआन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी, एक सहुआन की दुकान पर मोती झड़ते हैं जो गाड़ कर बैठी हुई थी। मतलब कहने का मतलब है बिरजू की माँ कहना चाह रही है कि जब सहुआन जो है नहीं दे रही थी छोबा गुड़ तुमको तो दूसरे दुकान पर चली जाती। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हरजाई। फिर देखिए यहाँ पे हरजाई शब्द का प्रयोग किया गया है, एक जगह पतुरिया शब्द का प्रयोग किया गया था। इन सभी शब्द पर ध्यान दीजिएगा। जो फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना,
चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। बाजे न मुरलिया गीत पर फ़ोकस रखिएगा, बाजे न मुरलिया, नोट पक्का ज़रूर कीजिएगा। साहुआन जल्दी साहुआन जल्दी सौदा नहीं देती कि यानी ये ये हो गया है। उसके बाद देखिए बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाज़ी की, बात जंगी के झोपड़े तक साफ-साफ पहुँच गई होगी। साफ-साफ पहुँच गई होगी। कुड़मा टोली तक आवाज़ बिरजू की माँ का की जो आवाज़ है, वह कुड़मा टोली जंगी की बहू तक पहुँच चुकी। चंपिया के माध्यम से ताना दिया है बिरजू की माँ ने। बिरजू बीती हुई आगे देखिए, बिरजू के माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाज़ी की, बात जंगी की कमरे तक साफ-साफ पहुँच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती ज़रूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और माँगने पर माँ ने शकरकंद के बदले "ए मैया, एक अंगुली गुड़ दे दे" बिरजू ने तलहथी फैलाई। "दे ना मैया एक रत्ती भर"। देखिए, इस कहानी में शकरकंद शब्द बहुत बार आया है, तो शकरकंद शब्द पे फ़ोकस कीजिएगा, शकरकंद शब्द ज़रूर नोट शकरकंद शब्द और दूसरा खोवा गुड़, एक शकरकंद शब्द और दूसरा खोवा गुड़। आगे देखिए, "एक रत्ती क्यों? खा के बर्तन को फेंक आती हूँ पाड़े में, जाके चाटना, नहीं बनेगी मीठी रोटी खाने का मुँह त होता है।" बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, "बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी" 10 साल की चंपिया देखिए, 10 साल की चंपिया जानती है, शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी-छोटी खोट निकाल कर गालियाँ देगी। पाँव फैला के क्यों बैठी है उस तरह बेलज्जी? चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी-सी खुशामद करके देखा, "भैया, मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूँ?" बिरजू पूछता है अपनी माँ से। "नहीं," माँ ने झिड़क, "एक शकरकंद छिलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू बहू जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कराही 1 घंटे के लिए कराही माँग कर ले गई तो फिर लौटने का नाम नहीं। जा जल्दी।" मुँह लटकाकर आँगन से निकलते-निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओट में से माँ की ओर देखा और नज़र बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा, सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी चंपिया बीच में ही बोल उठी। कोईरी टोले में किसी ने गाड़ी कोईरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। पप्पा बोले, माँ से कहना सब ठीक-ठाक तैयार करके तैयार रहें। मलदहिया टोली के मियाँ जान मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा। आगे देखिए, आगे है
सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया, लगा छाती कमानी उतर गई। थोड़े से अचानक कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गाँव के लोगों की आँख में पानी नहीं, तो मल्दहिया टोली के यहाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में 13, न 3 में न 13 में, न 3 में न 13 में, क्या होगा शकरकंद छीलकर रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। कह चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी भर नाच, पैदल जाने वाली सब पहुँच कर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कड़ाही सिर पर औंधा कर वापस आया। बिरजू छोटी कड़ाही सिर पर औंधाकर वापस आया। देख दीदिया मलेट्री टोपी, देख दीदिया मलेट्री टोपी। मलेट्री टोपी इस कहानी में किसे का वस्तु को कहा गया है? तो कड़ाही को कह रहा है। कौन कह रहा है? तो बिरजू कह रहा है। इस तरह से इस बात पे ध्यान रखिएगा। इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। के बाद देखिए, चंपिया चुपचाप बैठी रही। चंपिया चंपिया चुपचाप बैठी रही, बोली नहीं, जरा-सा मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया, मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मड़हैया के अंदर से बागर को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती, कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले कर दूं ताकस तुझे। कसाई के हवाले किसको करने का बात कर रही है? तो बागर बकरे को कर का बात कर रही है। हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बाकर बागर को, खोल दे गले की घंटी। हमेशा टुनुर टुनुर मुझे जरा नहीं सुहाता है। सुहाता है का यहाँ अर्थ है अच्छा नहीं लगता है। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआन टोली की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी, नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुम ने सुना। बेसी बक बक मत करो, बागर के गले से झुमकी खोलती बोली चंपिया। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, पप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मड़हैया के ओसारे पर बिरजू फिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुटकी चुटकी लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना ठीक सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे, गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा, संझा तारा, चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है। पप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले, 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी, बलरामपुर के नाच दिन मीठी रोटी बनेगी, मीठी रोटी बनेगी। चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का
भी दिल भर आया। उसने मन ही मन में उंगली पर रहने वाले जिन बाबा उंगली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन कबूला। गाछ का सबसे पहला बैंगन तो क्या कबूला? बिरजू ने बैंगन कबूला। मंगौती पानी, उसने खुद पौधे को रोपा है। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। ऐसा कौन कह रहा है? तो ऐसा बिरजू कह रहा है। आगे देखिए, मढ़ैया के अंदर बिरजू की माँ मढ़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए, किसी भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। तो सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस का फल दे रहे हो बाबा, भोला बाबा? देखिए, बिरजू की माँ जो है भोला बाबा का नाम लेती है और बिरजू जो है जिन बाबा का नाम लेता है। अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां की तीखी तो महावीर जी का रोट तो बाकी ही है। एक मनौती बाकी रह गया है, महावीर जी का रोट के बारे में कह रही है बिरजू। हाँ, हाय रे देव, भूल चूक माफ करो। वही महावीर बाबा मनौती दूनी करके चढ़ाएगी। हाँ, अब मनौती दुगनी चढ़ाएगी बिरजू की। बिरजू की माँ बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की बहू की बातें चुभ भक भक चोरी चमारी करने वाली की बेटी बहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने? सर्वे के समय जो है, देखिए यहाँ पे सर्वे के समय बिरजू के बप्पा ने कितने बीघा जमीन हासिल की? तो 5 बीघा जमीन हासिल की थी। गांव की भाई फौकियों आंखों में, देखिए ये सब जो है गाली है, आंखों में किरकरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़ कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो अलान तो फलान, इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट काटा पर तौल के ओजन हुआ। यहाँ ओजन से मतलब वजन से, ओजन हुआ भगत के यहाँ। और यह वजन कहाँ होता है? भगत के यहाँ हुआ। एक पात्र है भगत। ऐसे गौण पात्रों को पर भी फोकस कीजिए। भगत, अब भगत नाम आया है तो बिल्कुल भी मत छोड़िए, नोट कर लीजिए अपने आगे देखिए, इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुर्मा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय हो रहा है। लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। बिरजू की माँ ने बिरजू के बप्पा से जो है जोर देकर कहा था, अभी सर्वे चल रहा है, अभी लाठी मजबूत कर लो, अभी प्रयास नहीं करोगे तो जमीन हासिल नहीं होगी। तो गांव की किसी पुतकौकी का भतार, देखिए अब क्या करें, इसका शब्द ही ऐसा है। सर्वे के समय बाबू साहेब के खिलाफ खांसा भी नहीं। मतलब कह रही है, इस कोई आदमी गांव में नहीं था, किसी भी औरत का भाई या पति नहीं था जो कि सर्वे के समय अपने लिए बात करे, बोले, एक बोली तक नहीं थी। कहने का मतलब ये, बिरजू के बप्पा को काम कम सहना पड़ा है। बाबू साहेब गुस्से से सर्कस बाबू साहेब बाबू साहेब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह उमड़ते रह गए। बाबू साहेब जो सर्वे वाले बाबू साहेब थे, बिरजू के बप्पा पे बहुत बाघ की तरह घुमड़ते थे। उनका बड़ा बेटा घर सर्वे वाले बाबू साहब का बड़ा बेटा घर
में आग लगाने की धमकी देकर गया। आग लगाने की धमकी देखिए कौन देकर गया है? बाबू साहब का बड़ा लड़का देकर गया है। आखिर बाबू साहेब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। के बाद बाबू साहब ने अपने छोटे लड़के को भेजा, बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। देखिए इस कहानी में बिरजू की माँ को जो है देखिए लाल पान की बेगम जंगी की पुतहू कहती है, शैतान की नानी मखनी फूहा कहती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बिरजू की माँ को मौसी जो है वह बाबू साहेब का छोटा लड़का कहता है। बात को ध्यान रखिएगा। यह मैं इसलिए इतना जोड़कर देकर बता रहा हूँ क्योंकि एक बार संबोधन से एनटीए ने प्रश्न बना चुका है। आप 2023 के प्रश्न को देखिए। 2023 के आप देखिएगा 2023 के 2023 5 मार्च को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट के पेपर में यह प्रश्न था। आप देखिएगा। इसीलिए देखिए मैं पहले जो है पीवाईक्यू करवाया हूँ। क्योंकि पीवाईक्यू करने से ही क्या कहानी में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, मुझे पता चल रहा है। आप लोग भी ऐसे ही पढ़िए। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह ज़मीन बाबूजी ने मेरे नाम से यह ज़मीन बाबूजी ने मेरे नाम से बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा जो है छोटा लड़का कह रहा है, बाबू साहब का। मेरी पढ़ाई-लिखाई उसी ज़मीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें मोहना जानता है। उसका जरा-सा लड़का ज़मींदार का बेटा है कि चंपिया, बिरजू सो गया क्या? चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आ जा बिरजू अंदर भी आ जा। चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आज अपने जो है पति के बारे में बिरजू की माँ कह रही है। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। ढिबरी बुझा दे। ढिबरी जो है देखिए पहले जो है वो बत बत्ती होती थी केरोसिन के तेल से जलता था, उसी को ढिबरी यहाँ पे कहा जा रहा है। पप्पा भुलाएँ तो जवाब मत देना, थपकी गिरा दे, थपकी गिरा दे। भला आदमी रे, भला आदमी, देखो ज़रा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन-रात मंझा न देती रहती तो दे चुके थे ज़मीन। मतलब करती क्या थी बिरजू की माँ, बिरजू के पप्पा को बार-बार, रोज़-रोज़ सुनाती रहती थी सर्वे के समय। इसीलिए बिरजू के पप्पा ने जो है ज़मीन हासिल की है, 5 बीघे ज़मीन हासिल की है। और यह मंझा अगर यही बार-बार अगर नहीं कहती बिरजू की माँ, तो बिरजू के पप्पा जो है ज़मीन हासिल ना किए होते। ऐसा बिरजू की माँ कह रही है। रोज़ आकर माथा पकड़ के बैठ जाएँ, मुझे ज़मीन नहीं देनी है माँ, मजूरी ही अच्छी। जवाब देती, क्या बोलती बिरजू की माँ? देती थी। माँ खूब सोच समझ के छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होगा, तो क्या होगा? जोड़ू ज़मीन, जोड़ के नहीं तो किसी और के। इसमें जो है खुद देखिए बिरजू की माँ कह रही है कि जोड़ू और ज़मीन जो है जोड़ का है, नहीं तो किसी और का है। के बाद बिरजू के बाप पर बहुत तेज़ी से गुस्सा चढ़ता है, चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। अपने पति को वह गोबर गणेश कह रही हैं बिरजू की। कौन-सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने, कोल्हू के बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी 1 पैसे की जलेबी भी ना कर
दी है एक खसम ने। खसम का मतलब पति। पाट का दाम भगत के यहाँ से, भगत कौन? भगत जिसके यहाँ वजन होता है। पाट का दाम भगत के यहाँ से ले कर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमड़ी लोट देखने भी क्या नहीं दिया आंख से। बिरजू की माँ का को अफसोस है कि वजन करने के बाद उससे जो दाम मिला था बिरजू के बप्पा को पाट बेचकर, उससे जो पैसा आया था, पैसा लेकर सीधे बैल खरीदने के लिए बैल हट्टा मतलब बैल बाजार हट लगता लगता है उसको, हट्टा बाजार एक तरह से चले गए। और बिरजू की माँ जो है एक लमड़ी नोट भी नहीं देखी, बैल खरीद लाए। इसी दिन से गांव में ढिढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़ कर नाच देखने की लालसा किसी समय में उसके मुंह से निकली। किसी कुछ समय में, नहीं नहीं, कुछ समय में उसके मुंह से निकली। भगवान जाने फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी। लो, खूब देखो नाच, कथरी के नीचे दुसाले का सपना। देखिए इस कहानी में जो है बहुत सारे कथरी के साले का सपना, कथरी के नीचे दुसाले का सपना, इस तरह के बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्ति प्रयोग किया गया है इस कहानी में। इस बात को ध्यान रखिएगा, जितने भी लोकोक्ति और मुहावरे हैं उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है एनटीए अब यहाँ से भी प्रश्न बना दे। इस तरह से कहानी के तह से प्रश्न बनने लगा है अब, तो अब कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता है। लोकोक्ति और मुहावरे को भी नोट कर लेना है। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पतुरिया सब हंसती आएंगी। बिरजू की माँ को चिंता हो रहा है कि अगर नाच देखने अब नहीं गई तो कल जो है जब पनभरियां सब पर पानी भरने के लिए नीम के पेड़ के पास आएगी, तब जो है इस पर सब हंसेगी, इसका मजाक बनाएगी, हंसती जाएगी। तभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ी जाड़ भी दो बच्चों की माँ होकर भी वह 10 की तस है। देखिए एक दाढ़ी जाड़, इसको नोट कर लीजिएगा। उसका घर वाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है। पहले के समय में सोचिए, गरी का तेल मतलब नारियल का तेल, वो पैरासूट वाला तेल आता है ना आज के समय में, वही तेल, उसी तेल की बात की जा रही है। उसकी अपनी जमीन है किसी के पास एक घूर जमीन भी अपने इस गांव में? चलेंगे नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है, अगहनी लोगों की बिखदीट से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। अब देखिए बाहर जो है बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए। कौन तीनों? बिरजू की माँ, चंपिया और बिरजू, तीनों सतर्क हो गए। उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है, क्यों री चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा, तरह से चुप। बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है, घर घराती है ना। दोनों ने फिर हुड़काड़ी बड़ी। कौन दोनों? चंपिया और बिरजू। इस तरह से हुंकारी भरी। उसके बाद जो है आगे देखिए, चुप, गाड़ी नहीं है,
तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो आ चंपिया चंपी। भाग के आ चुपके चुपके। चंपिया को बिरजू की माँ ने चुपके से देखने के लिए कहा कि देखो तो कहीं बैलगाड़ी लेके बप्पा आ तो नहीं गए हैं। आवाज सुनने के बाद चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पांव से टट्टी के छेद से झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। चंपिया ने कहा, हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। बिरजू हड़बड़ा कर जो है एकदम उठा और बैठ गया। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोले मत, बोलो मत। कहा बोल, बिरजू की माँ ने बिरजू को कहा बोलो मत। के बाद चंपिया गुदरी के नीचे घुस गई। चंपिया गुदरी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ हाँ, आ गए घर। बैल से कह रहे हैं, बिरजू के बाप ने कहा। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बैल के लिए बोल रहे हैं। फिर देखिए, बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चिलम चल रही थी। देखिए, या बिरजू की माँ को शक हुआ। जिस तरह से बिरजू के बप्पा का आवाज सुना जब बिरजू की माँ ने, तो बिरजू की माँ को शक हो रहा है कि जरूर मलदहिया टोली में जो है चिलम की जो है गांजे की चिलम चल रही थी। आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया, हाँ, बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई आवाज नहीं। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। ये बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की। लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। इतने में जो है बिरजू जो है खांसने लगा। फिर बिरजू, बेटा बिरजमोहन, अब देखिए यहाँ पे बिरजू का पूरा नाम दिया हुआ है बिरजमोहन। कभी भी यहाँ से एनटीए प्रश्न बना सकता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कस कर जवाब दे। बिरजू की माँ के मन में आया कि कस कर जवाब दे। नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, उठती क्यों नहीं? ले धान की पंचीस रख दे। धान की पंचशीश रख दे। धान की बालियों का छोटा जब्बा झोपड़े के उसारे पर रख कर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर उसारे पर आई। देर पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। डिबरी का मतलब है दिया। दिया, डिबरी का मतलब है दिया। धानी रंग उसकी आंखों से उतर कर रोम रोम में घुल गया। अब जो है बिरजू की माँ को जो है दिया डिबरी की रोशनी में जो है धान की बाली दिखती है और वह चमकती हुई दिखती है। देखिए, उसका उसके बाद जो है सारा गुस्सा बिरजू की माँ का उतर गया। अब आगे देखिए, नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर, यहाँ पे कर लीजिए, बलरामपुर के बलमपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है।
पंच शीश टट्टी में खोस दे, अपने खेत का है। अपने खेत का? हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा। पक गए धान? यहाँ पे देखिए, हाकिम साहब, हाकिम साहब को जो है नोट कर लीजिएगा। पक गए धान? नहीं। 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारे खेत की बालियां। झुक जाएंगी सारे खेत की बालियां। मलदहिया टोली पर जा रहा था, अपने खेत में धान देकर आंखें जुड़ा गईं। सच कहता हूँ, पंच शीश तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। अगहन, यहाँ पे देखिए, अगहन पे ध्यान दीजिएगा। अगहन जो है हिंदी महीना जो है, हम लोग के भारत में जो है हिंदी महीना चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ, इस तरह से आता है। ठीक, 12 महीना हिंदी महीना में अलग नाम आता है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक, इस तरह से आता है। और अगहन महीना वही महीना है, महीने का नाम है अगहन। आगे देखिए। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया, और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुकर हेर तूरे, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे। क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवान के पहले ही नया धान जुठा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है। अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है। चिरई चुड़मुन है यह लोग। दोनों के मुंह में न बाण के पहले नया अन्न न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 दान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती। वाह, खूब हो तुम लोग। वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वालों को भी कभी बैल की जरूरत होगी। पूछूंगा तब कोई टोलो वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होठों पर अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट फूलकर खिलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा। बिरजू का बप्पा उसकी ओर एक टक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना? चंपी जरा घलसाड़ में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज दे तो। अब जो है मखनी फुआ को आवाज देने के लिए बिरजू की माँ कहती है, ए फुआ। ए फुआ, सुनती हो फुआ? मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों नहीं अब क्यों गुहारती है?
सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाथ पगहिया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया, उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगहिया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ बुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। बुआ कांपती खांसती आई, किसी के घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या। कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फूआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागर है और कुछ बर्तन बासन, तो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। तंबाकू रख जाती हूँ, अपना हुक्का ले आई हो ना फूआ। फूआ जो है तंबाकू पीती है, इस कहानी में ध्यान रखिएगा। तंबाकू यहाँ पे देख लीजिए, तंबाकू। आगे देखिए, फूआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जा सकती है। फूआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और एक वह है सहुआइन। राम कहो, उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रख कर चली गई गुलाब बाग मेले। इसमें देखिए एक गुलाब बाग मेले का जिक्र आया है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। किसके बारे में हो रहा है, कह रही है? मखनी फुआ सहुआन के बारे में कह रही है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कड़ाही औंधा कर अपने बाप को दिखाने लगा। मलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। तभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3 4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी, तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। हम्म। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फांक से बोली निकली। देखिए, बिरजू को आगे का जो दांत है वो टूटा हुआ था, और उसी से ही करता है वो। बिलकय मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया। हा 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 हा। बिरजू हंसने लगता है। तभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दूं फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अड़ी शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी? शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना गुड़ क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल जब तक दोनों बैल धाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छींट की साड़ी पहनी। चंपिया ने छींट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। पटसन, जूट की डोरी। बिरजू के माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंगटिक्का पहना है आज, पहली बार। बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं? मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की बेगम।
गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चूं चूं करके घर घर आने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। ये गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची, मतलब घर के पीछे पहुंची, जंगी के घर के पीछे पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पुतोहू नाच देखने चली गई क्या। गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोंपड़े से आती हुई गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोंपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन रोहट हो रहा है आंगन में। जंगी घूर ताप रहा था। देखिए, इस कहानी में महीने की कहानी है। इस बात को ध्यान रखिएगा, और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जाड़े का मौसम है, जाड़े का मौसम। अड़ी टीसन वाली तो रोती है काहे। बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, आजा जल्दी। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। राधे की बेटी सुनरी जो है, राधे की बेटी रहती है। उसने पूछा चंपिया की माँ से, बिरजू की माँ से, कि गाड़ी में जगह है क्या, मैं भी चलूंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है। किसका घर है? लरेना खवास। उसकी बहू भी नहीं गई है। गिलट का झुमकी करा पहनकर झमकती आ रही है। लरेना की बहू भी नहीं गई है, और वह झमकती हुई तैयार होकर आ रही है। आज जो बाकी रह गई हैं जो बाकी रह गई हैं सब आ जाएं जल्दी। उसके बाद देखिए, जंगी की पुतहू जंगी की पुतहू लरेना की बीबी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला। देखिए, इस कहानी में साला, हरमजादा, पतुरिया, बहुत गाली का जिक्र आया है। लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पुतहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जब बिरजू के बप्पा ने सभी पुतहुओं को सर झुके हुए घूंघट में देखा, तो उसे खेत की जो है बालियों की याद आ गई। जंगी की पुतहू जो है गौना 3 ही मास पहले हुआ। देखिए, 3 ही मास पहले का बात जो है 2 बार कहानी में आ चुका है। देखिए, इसका कथन में देखिए कथन में एक इस तरह से एनटीए प्रश्न बनाता है कि ए, कहानी के संदर्भ में, लाल पान कहानी के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। अब 5 कथन बना देता है, उसमें 2 कथन गलत रहता है, 3 कथन सही रहता है। वैसे प्रश्नों में यहाँ इन सभी जगहों से प्रश्न बनना बहुत ही आसान है बनाना एनटीए के लिए। इसलिए इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखिए। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, हाँ, ले, एक एक करके तिमराह के सरकारी कूप में पानी पी लेना। तिमराह के सरकारी कूप में पानी पी लेना। उसके बाद आगे देखिए, गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक खेतों से धान के झड़ते फूलों। देखिए, कार्तिक और आश्विन, कार्तिक और अघन,
कार्तिक और अगहन, इस 2 माह का ज़िक्र आया है कि गंध आती है। बाँस की झाड़ी में कहीं सुद्धी की लता फूली है। जंगी की पुतहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। देखिए, जंगी की पुतहू जो है, ध्यान दीजिएगा, बीड़ी पीती है। क्या पीती है? बीड़ी। और तंबाकू कौन पीती है? तो मखनी फुआ। सभी छोटी-छोटी चीज़ों पर फ़ोकस कीजिएगा। आगे देखिए, बिरजू की माँ को अचानक याद आई चंपिया। सुनरी, लरेना की बीबी और जंगी की पुतहू, ये चारों ही गांव में बैस्कोप का गीत गाना जानती खूब। बैस्कोप का गीत का मतलब होता है फिल्मी गीत। बैस्कोप का गीत का मतलब होता है फिल्मी गीत। अब यह कौन जानती है? तो चंपिया, सुनरी, लरेना की बीबी और जंगी की पुतह। गाड़ी की लीक हर खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू की माँ के माथे के मंगटिके पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बाइस्कोप का गीत गा तो चंपिया। डरती है काहे? जरा भूल जाओगी, जहां भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी है। बगल में मास्टरनी बैठी है। दोनों पुतहुओं ने नहीं तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खखाड़ कर गला साफ किया। चंपिया और सुनरी, सुनरी कौन है? राधे की बेटी। सुनरी कौन है? राधे की बेटी है। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा। चल भैया, बैल चल भैया संबोधन किसके लिए आया है? बैल के लिए आया है। और जरा जोर जोर से, और जरा जोर से गाड़े चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूंगा। जंगी की पुतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया। चंदा की चांदनी। चंदा की चांदनी जो है, इसको चंदा की चांदनी को जो है, आप लोग नोट कर लीजिए। कौन सा गीत गाती है? तो चंपिया गाती। कौन गाती है इस बात को भी याद रखिएगा। तो चंपिया गाती है और चंदा की चांदनी गीत गाती है। आगे देखिए। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पुतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पुतोहू है। गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती, जिससे कुछ देर पहले इस कहानी में देखिए, बिरजू की माँ जिससे कुछ समय पहले जो है वो झगड़ा कर रही थी, ताने वाने चल रहे थे, उसी का जो है अभी जो है बदल चुका है। आगे देखिए। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम है। यहाँ पर कह रही है बिरजू की माँ कि जंगी की पितहू जो लाल पान की बेगम उसे कही थी, वह सही तो कही थी। यह तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। और बिरजू के बप्पा भी उसे जब तक मेले देखने के लिए वह तैयार हो चुकी होती है, तो उसी रूप में देखते हैं जैसे लगता है। सज धज कर तैयार होती है तो बप्पा को लगता है, बिरजू के बप्पा को लगता है कि वह जो है लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके, बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली, मतलब खुद को निहारने का प्रयास किया। बिरजू की माँ ने लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मंगटिक्का पर चंदा। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। और इस तरह जो है देखिए, कहानी समाप्त हो गई। अब देखिए,
हम लोग इस कहानी को पढ़ लिए हैं। इस कहानी में मैंने जितने भी गोल घेले लगाए हैं, वह सभी जो है महत्वपूर्ण हैं। आप शॉर्ट नोट्स जब बनाइए, तो आप गोल घेरों में जो लगे हुए हैं, सिर्फ़ उसको नोट कीजिए। कहानी को 1-2 बार पढ़ लीजिए। कहानी 1-2 बार पढ़ लेने से आपको प्रसंग याद हो जाएगी। उसके बाद सारे तथ्यों को एक जगह नोट कर लीजिए। इससे आपकी तैयारी एकदम पक्की हो जाएगी। उसके बाद वो किसी तरह से भी एनटीए घुमा-फिरा कर किसी भी तरह से प्रश्न पूछे, आप सही कर लीजिएगा। इसी तरह से पढ़ना चाहिए कहानी को। मैंने अभी जो पढ़ाया है एक कहानी, इसी तरह से आप कहानी आगे सभी कहानियों को पढ़ लीजिएगा। अब जो है मैं लाल पान की बेगम कहानी के सारे तथ्य को लेक अब शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप जो है वह वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना चाहिए, शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए किन-किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है। पीवाईक्यू देखना पड़ता है, पीवाईक्यू का बार-बार एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाके एक अच्छी शॉर्ट नोट्स बनती है। आप जो है सबसे पहले एक बार कहानी को पढ़ लीजिए, उसके बाद पीवाईक्यू के प्रश्न को देख लीजिए, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाने पे जाइएगा। अभी अगर स्टार्टिंग में आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, तो शॉर्ट नोट्स उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी। परीक्षा के नज़रिए से, परीक्षा के दृष्टिकोण से वह शॉर्ट नोट्स नहीं बन पाएगी। अभी आप सब कुछ लिखने लग जाइएगा, सब कुछ नोट करने लग जाइएगा। इसलिए अभी आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाइएगा। अगले वीडियो में मैं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से इस कहानी को पढ़ाऊँगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप उस शॉर्ट नोट्स को उसी तरह से शॉर्ट नोट्स बनाइएगा और उसके बाद जो है जिस कहानी को पढ़ने में अभी इतना समय लगा है, इस कहानी को जब शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिएगा, तो इसी कहानी को पढ़ने में आपको केवल 10 मिनट में यह कहानी पढ़ी कंप्लीट हो जाएगी। तो बार-बार इतनी पूरी बड़ी-बड़ी कहानियों को नहीं पढ़ा जा सकता है। इतना बड़ा वाइड सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है हिंदी साहित्य का, इतने बड़े सिलेबस में आपको पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। तो रिवीजन करने परीक्षा के अंतिम समय में जो है, इतने सारी लाइन बाय लाइन कहानियों को आप नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। अगले वीडियो में आप मिलिए, अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है, उसे देखेंगे। तो अगले वीडियो में देखेंगे शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, ठीक? कहानी को, इसी कहानी को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।